जय भारत एंड हेलो डियर दिव्यांश। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स पोर्शन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नाउ फ्रेंड्स, इस चैप्टर के 18 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर एंड रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। मतलब जब किसी प्लेन मिरर के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, उस टाइम पे अगर हम मिरर को रोटेट कर दे या फिर जो हमारा इंसिडेंट रे है उसका एंगल अगर हम चेंज कर दे तो उसके अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्टेड रे है उसमें क्या चेंज होगा, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। तो उससे जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट बात है जो पहले हमें नोट करनी है, वो ये है दैट फॉर अ फिक्स्ड इंसिडेंट लाइट रे। मतलब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। मतलब जब किसी प्लेन मिरर के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, उस केस में जो हमारा मिरर है अगर हम उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ओके, तो जब मिरर की पोजीशन हमने चेंज कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो कितना चेंज होगा वो भी हमें डिस्कस करना है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो हमारा इंसिडेंट लाइट रे है उसके एंगल में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ओके, सो फॉर फिक्स्ड इंसिडेंट लाइट रे इफ मिरर बी रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, मतलब अगर मिरर को हम रोटेट कर रहे हैं बाय एन एंगल थीटा, तो एट दैट टाइम द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स बाय एन एंगल टू थीटा इन द सेम डायरेक्शन। मतलब अगर हमने मिरर का एंगल थीटा जितना चेंज किया है तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो 2 थीटा जितने एंगल के ऊपर सेम डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। शायद आपको ये जो स्टेटमेंट है उसको समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल से अभी हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक प्लेन मिरर है। ओके, अब क्या बोला गया है, इस प्लेन मिरर के ऊपर हम एक लाइट रे को इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो क्या बोला गया है, फॉर अ फिक्स इंसिडेंट लाइट रे, मतलब ये जो लाइट रे आ रहा है ये होगा हमारा इंसिडेंट लाइट रे, इसको बोलते हैं हम आई, और ये है हमारा लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे। तो ये जो लाइट रे है फ्रेंड्स, उसकी पोजिशन में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अब लाइट रे अगर इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है तो वहां से रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास मिरर है, तो रिफ्लेक्ट होते हुए कुछ इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो ये होगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम बोलते हैं रे आर। क्लियर? अब जिस पॉइंट के ऊपर हमारा लाइट रे इंसिडेंट होगा वो होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहां से हम ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल। ओके, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एन। क्लियर? अब बहुत सिंपल चीज है फ्रेंड्स, ये जो एंगल होगा, ये एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेट इज आई। इतना सबको पता है। नाउ ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली फ्रेंड्स इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। लेकिन हमें पता है दैट अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर। तो मैं यहाँ पे आर की जगह पे क्या आई लिख सकता हूं, या फिर यहां पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं डेट आई इक्वल टू आर। मतलब ये जो एंगल है उसको हम आई भी लिख सकते हैं, उसको हम आर भी लिख सकते हैं। यहां तक हम सबको पता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है, फॉर अ फिक्स इंसिडेंट लाइट रे इफ द मिरर बी रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, मतलब अगर जो मेरा मिरर है वो इस कंडीशन में होगा तो इतना मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये क्लियर? लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा ये जो मिरर है इसको मैं कुछ एंगल के ऊपर रोटेट कर रहा हूं। मेरा जो मिरर कुछ इस तरीके से है, उसको मैं इस एंगल के ऊपर ऐसे रोटेट कर रहा हूं। तो देखिए मैंने मिरर को क्या किया, रोटेट कर दिया। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, हमने इस मिरर जो है उसको थीटा एंगल के ऊपर रोटेट किया हुआ है। कितने एंगल के ऊपर रोटेट किया हुआ है, थीटा एंगल के ऊपर। बात को समझिएगा फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे मिरर को चेंज नहीं किया है, मतलब हमने कोई सेकेंड मिरर नहीं लिया हुआ है। ये मिरर है, ये भी मिरर, मतलब दोनों सेम ही मिरर है। अगर ये मिरर 1 होगा तो ये भी हमारा मिरर 1 ही है। कहने की बात ये है कि हमने सेम मिरर को कुछ एंगल के ऊपर रोटेट किया हुआ है। समझ में आ रही इतनी बात? हमने यहाँ पे सेकेंड मिरर नहीं लिया हुआ है, जो ऑलरेडी मिरर 1 था उसी के एंगल को हमने चेंज कर दिया है। कितने एंगल पे चेंज किया है हमने, थीटा एंगल के ऊपर उसको रोटेट कर दिया है। ओके, तो हमारा स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि इफ द मिरर बी रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, हमने अगर मिरर को रोटेट किया है थीटा एंगल के ऊपर, सो द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स बाय एन एंगल टू थीटा इन द सेम डायरेक्शन। मतलब अब हमारा जो लाइट रिफ्लेक्ट होने वाला है, ये यहाँ से ये जो लाइट इंसिडेंट लाइट है, अगर हमने मिरर को थीटा एंगल के ऊपर रोटेट कर दिया है, तो अब जो हमारा सेकेंड जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा, ओके,
वो लाइट रे 2 थीटा एंगल के ऊपर रोटेट करेगा या फिर 2 थीटा एंगल के ऊपर सेम डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। कैसे होगा तो चलिए वो समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात को ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। हमें एक बात पता है कि अगर मेरा मिरर कुछ इस तरीके से है तो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर मेरा क्या होगा, नॉर्मल होगा। मतलब हमें ये बात पता है कि नॉर्मल एंड मिरर ऑलवेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं। ओके, तो जब मैंने मिरर को रोटेट कर दिया गया है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा सेकेंड नॉर्मल होगा, ये जो मेरा मिरर का सेकेंड पोजीशन है, उस केस में जो नॉर्मल बनेगा वो ये वाला तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने मिरर को इस तरीके से रोटेट कर दिया है, लेकिन नॉर्मल तो इस तरीके से है। मतलब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जो 90 से कम है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे एक नया नॉर्मल मिलेगा। बात समझ में आ रही है? जो मिरर का पोजीशन 1 है, इसको अगर हम बोलते हैं पोजीशन 1 और इसको अगर हम बोलते हैं पोजीशन 2, तो पोजीशन 1 के अंदर मिरर का जो नॉर्मल है वो और पोजीशन 2 में जो मिरर का नॉर्मल होगा वो ऑब्वियसली दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्योंकि हमें एक बात पता है कि मिरर जो होता है उसका नॉर्मल ऑलवेज उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर होगा। यहाँ पे ये जो नॉर्मल है वो पोजीशन 1 का नॉर्मल है, लेकिन जो पोजीशन 2 है उसका नॉर्मल कैसे बनेगा? तो पोजीशन 2 का जो नॉर्मल होगा वो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां से क्या होगा, 90 डिग्री के ऊपर ही होगा। तो फ्रेंड्स मान लीजिए ये जो है हमारा नॉर्मल 2 है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस नॉर्मल को हम बोलते हैं एन, इस नॉर्मल को हम बोलते हैं एन डैश। जो रेड लाइन वाला नॉर्मल है फ्रेंड्स वो क्या होगा, हमारा एन डैश, यानी कि सेकेंड बोल सकते हैं नॉर्मल, या फिर जो पोजीशन 2 में जब हमारा मिरर होगा उस केस में उसका नॉर्मल जो होगा वो इस तरीके से बनेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत आप मैथ्स जानते हो तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए। मुझे यहाँ पे ये बताइए कि जो नॉर्मल एन है और जो नॉर्मल एन डैश है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारा नॉर्मल है, जो हमारा फर्स्ट नॉर्मल एन है और जो नॉर्मल एन डैश है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? कोई बता सकता है? मतलब ये जो एंगल है वो एंगल कितना होगा? बात को ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। ये मेरे पास यहाँ पे एक मिरर है, देखिए समझ लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक मिरर है और इसके परपेंडिकुलर ये क्या हो गया, उसका नॉर्मल हो गया। मान लीजिए मेरा जो ये है, मेरा ये जो है वो नॉर्मल हो गया। अब अगर मैंने मिरर को रोटेट किया है 30 डिग्री के ऊपर, तो उसका नॉर्मल भी रोटेट होगा 30 डिग्री के ऊपर। समझ में आ रहा है? ओके, सो अगर नॉर्मल एंड जो मिरर है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो जैसे जैसे मैं जो मेरा मिरर है उसको रोटेट करूंगा, उसके अकॉर्डिंग जो उसका नॉर्मल है वो भी रोटेट होगा। मतलब पहले जो नॉर्मल था वो कुछ इस तरीके से था, ये मेरा मिरर है, ये नॉर्मल है, तो अब यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब मेरा मिरर जो है वो कुछ इस तरीके से हो गया, तो उसका नॉर्मल तो इस तरीके से होगा, मतलब ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। लेकिन मैंने जितना रोटेट किया है मेरे मिरर को, उतना ही रोटेट क्या हो रहा है, मेरा नॉर्मल रोटेट हो रहा है। समझ में आ रहा है? जितना हम मिरर को रोटेट करेंगे उतना ही उसका जो नॉर्मल है वो भी रोटेट होगा। मतलब कि जितने एंगल के ऊपर हमने मिरर को का पोजीशन चेंज किया है, उतने ही एंगल के ऊपर हमें क्या मिलेगा, नया नॉर्मल मिलेगा, जिसको बोलेंगे न्यू नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो एन डैश है फ्रेंड्स, उसका जो ओल्ड नॉर्मल था उससे कितना एंगल के ऊपर होगा, तो ये एंगल होगा फ्रेंड्स हमारा अगेन थीटा ही होगा। कितना होगा वो, थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने मिरर को उसका मिरर का जो पोजीशन है वो मैं चेंज किया है थीटा एंगल के ऊपर, तो जो नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल है, वो भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ओके, मतलब जो ओल्ड नॉर्मल एंड न्यू नॉर्मल है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा डिग्री ही होगा। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात को समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए, इसको सब मैं मिटा देता हूँ और थोड़ा आपके लिए क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ें। इसको हम I इक्वल टू R निकाल के करना है, सिर्फ I, हमारी कन्वीनियंसी के लिए। मतलब ये एंगल भी I है, ये एंगल भी I है, यहाँ तक क्लियर। ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जब न्यू नॉर्मल मिल गया है हमें, जो एन डैश मिला हुआ है, मिरर का पोजीशन जो है चेंज हो गया है, तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसमें कोई चेंज होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस उसमें कोई चेंज होगा? हमने जो इंसिडेंट रे जो है उसका पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया है। मतलब जो हमारा जो इंसिडेंट रे है वो जो है उसकी पोजीशन एज इट इज है, लेकिन क्योंकि हमने मिरर को चेंज कर दिया, मिरर की जो पोजीशन है उसको चेंज कर दिया, तो मिरर की पोजीशन चेंज करने से जो नॉर्मल है उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई, और क्योंकि नॉर्मल की पोजीशन चेंज हो गई तो उसकी वजह से जो इंसिडेंट एंगल है क्या उसमें चेंज होगा? इंसिडेंट एंगल बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो ये है हमारा इंसिडेंट रे,
लेकिन जब मिरर को रोटेट कर दिया गया है यहाँ पे, तो जो नॉर्मल है वो तो चेंज हो गया है यहाँ पे। ओके, सो पहले देखिए ये जो एंगल है वो थीटा हो गया। अब बात को ध्यान से समझिए कि इस नॉर्मल से मैं इसको यहाँ से चलिए इस कलर से लेते हैं, तो यहाँ से ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा मेरा नया इंसिडेंट एंगल। समझ में आ रहा है? हमने यहाँ पे जो मिरर है उसका पोजीशन चेंज किया, मिरर की पोजीशन चेंज करने की वजह से जो नॉर्मल है उसका पोजीशन चेंज हो गया। और इंसिडेंट एंगल जो होता है उसका डेफिनेशन हमें बताता है दैट एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो नॉर्मल जो है, अब न्यू नॉर्मल तो इस तरीके से है। ओके, तो मेरा इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है दोनों के बीच का एंगल ये वाला बन रहा है, तो ये एंगल का वैल्यू कितना होगा? तो ध्यान से देखिए, ये एंगल कितना है, आई है, ये एंगल कितना है, थीटा है। सो टोटल एंगल कितना बनेगा? इतना एंगल जो है वो आई है, इतना एंगल जो है वो थीटा है, तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा? ऑब्वियसली फ्रेंड्स वो एंगल बनेगा आई प्लस थीटा। बोलो समझ में आ रहा है? जब हमने मिरर का पोजीशन चेंज किया है तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल जो है उसका पोजीशन चेंज हुआ। नॉर्मल का पोजीशन चेंज होने की वजह से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया। और वो कितना हो रहा है? आई प्लस थीटा हो रहा है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर चेंज हुआ तो ऑब्वियस बात है फ्रेंड्स कि उसके अकॉर्डिंग जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी चेंज होगा, क्योंकि हमें पता है दैट अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो जितना आई प्लस थीटा होगा उतने एंगल के ऊपर मेरा रे जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर? मतलब जो मेरा एंड डैश है, मतलब कि जो नॉर्मल न्यू नॉर्मल है एंड डैश, वहां से रिफ्लेक्टेड रे जो है फ्रेंड्स वहां तक का जो एंगल होगा वो कितना होगा? ये एंगल जो है वो कितना होगा? ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मेरा होने वाला है आई प्लस थीटा। कितना होगा? आई प्लस थीटा। क्लियर? चलिए, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ लेकिन ये आई प्लस थीटा, ये आई प्लस थीटा, ऐसा कुछ तो यहाँ पे है नहीं। हमें सिंपली ये बताया गया है कि अगर मिरर को हम थीटा एंगल के ऊपर चेंज करेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो टू थीटा एंगल के ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है फ्रेंड्स इस स्टेटमेंट का कि ये जो हमारा पुराना रिफ्लेक्टेड रे है आर और जो हमारा नया रिफ्लेक्टेड रे है आर डैश, दोनों के बीच का ये जो एंगल बनेगा फ्रेंड्स वो टू थीटा बनेगा। स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। क्या बता रहा है कि जो हमारा पुराना रिफ्लेक्टेड रे था वो और जो नया रिफ्लेक्टेड रे है आर डैश, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? टू थीटा होगा। क्लियर? तो अब हमें यहाँ पे ये साबित करना है, ये एक्सप्लेन करना है कि ये एंगल जो है वो टू थीटा है। हमें ये तो बता दिया गया है कि टू थीटा है, लेकिन कैसे है? तो चलिए अब हम वो समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम मान लीजिए कि हमें यहाँ पे जो एंगल है वो पता नहीं है, तो ये जो एंगल है वो कितना है वो अभी हमें पता नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क्स। हमें पता नहीं है एंगल कितना है, तो क्या हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं? क्या हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं? अच्छा देखिए, ये दोनों पोजीशन जो है उसका एंगल या फिर ये एंगल, दोनों होगा तो सेम ही ना, ठीक है ना? इतना तो आपको पता ही होगा मैथ्स। ओके, चलिए, तो क्या हम आर और आर डैश के बीच का एंगल ये फाइंड कर सकते हैं? थोड़ा सोचिए इसमें क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, बात को समझिए फ्रेंड्स, जो आर डैश है वो और जो हमारा एन डैश है, ये रहा हमारा एन डैश। तो जो आर डैश है और एन डैश है दोनों के बीच का एंगल कितना है? आई प्लस थीटा है। मुझे सिर्फ आर और आर डैश के बीच का एंगल चाहिए, मतलब अल्टीमेटली मुझे ये वाला एंगल चाहिए, इतना डिस्टेंस है, ये एंगल चाहिए मुझे। तो पूरा जो आई प्लस थीटा है उसमें से अगर मैं ये जो एंगल है, अगर इतना एंगल जो है अगर उसको मैं निकाल दूंगा, पूरा जो आई प्लस थीटा है उसमें से अगर मैं इतना एंगल को निकाल दूंगा तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। पूरा जो आई प्लस थीटा है, फिर से देखिए, हम इसको इस तरीके फिर से लिखते हैं, ये है हमारा पूरा आई प्लस थीटा, सॉरी ये है आई प्लस थीटा। तो हमें अगर इतना ही एंगल चाहिए, देखिए अगर हमें इतना ही एंगल चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा आई प्लस थीटा है उसमें से ये जो एंगल है अगर उसको हम मिनिमाइज कर देंगे, उसको हम निकाल देंगे, इतना पोर्शन अगर हम निकाल देंगे तो हमें ये पोर्शन मिल जाएगा। बहुत क्लियर बात है, बहुत सिंपल है। हाँ सही है। चलिए, तो अब कैसे निकालेंगे?
तो पहले उसके लिए मुझे ये एंगल तो पता होना चाहिए ना, मतलब कि जो मेरा आर है, जो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे आर है वो और जो एन डैश है दोनों के बीच का एंगल तो मुझे पहले पता होना चाहिए। मतलब बात ये है कि मुझे बेसिकली ये एंगल पता होना चाहिए। बोलो समझ में आ रहा है? ओके, तो हमें यहाँ पे ये एंगल पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे? तो अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जो मुझे एंगल फाइंड करना है उसके ऊपर ही मैंने लाइन किया हुआ है कि जो हमारा पुराना नॉर्मल है, चलिए इसको मैं थोड़ा और सही से लिखता हूँ, ये है हमारा आई प्लस थीटा। ओके, तो ये जो पॉइंट है वह हमारा एन है, तो एन और आर, एन और आर ध्यान से देखिए, जो एन है नॉर्मल है और आर है उसका एंगल कितना है? आई है। ओके, और एन और एन डैश के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। देख पा रहे हो, जो नॉर्मल है, पुराना नॉर्मल जो है वो एन और रिफ्लेक्टेड रे आर दोनों के बीच का एंगल कितना है? आई है। और न्यू नॉर्मल एंड ओल्ड नॉर्मल दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। और मुझे फाइंड एक्चुअली ये करना है कि जो एन डैश है और आर है उसके बीच का एंगल कितना है। तो बेसिकली बात ये है फ्रेंड्स कि जो पूरा है आई है और उसमें से हाफ थीटा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाफ मतलब ये एंगल थीटा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो एंगल मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे ये जो एंगल मुझे फाइंड करना है वो कितना होगा? पूरा आई है उसमें थीटा जो है वो निकाल दीजिए। तो फ्रेंड्स ये जो एंगल है मेरा वो कितना बनेगा? आई माइनस थीटा। बोलो समझ पा रहे हो? ये एंगल पूरा थीटा है, सॉरी ये एंगल पूरा आई है, इतना थीटा है, मुझे इतना ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पूरा आई में से थीटा को जो है मैं रिमूव कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? आई माइनस थीटा। क्लियर? तो अब मुझे ये एंगल मिल गया। बात को ध्यान से समझिएगा, फिर से करता हूं मैं। ओके, ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, ब्लैक कलर से ड्रॉ किया हुआ है, वो कौन सा एंगल होगा? आई माइनस थीटा होगा। चलिए मैं काम करता हूं, उसको किसी और कलर से करता हूं। चलिए रेड कलर से करते हैं। तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा? ये एंगल जो होगा वो हमारा होगा आई माइनस थीटा। ओके, ये जो है वो आई है। समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारा आई माइनस थीटा। लेकिन हमें वो एंगल थोड़ी फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें आर और आर डैश के बीच का एंगल फाइंड करना है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, एन डैश से आर डैश के बीच का जो एंगल है वो कितना है? आई प्लस थीटा। कहां से? एन डैश टू आर डैश, ये एंगल कितना है? देखिए आई प्लस थीटा है। अच्छा, एन डैश से, सॉरी एन डैश जो है वहां से आर तक का जो डिस्टेंस है, सॉरी आर तक का जो एंगल है वो कितना है? आई माइनस थीटा। हमें क्या फाइंड करना है? एंगल बिटवीन आर एंड आर डैश। ओके, तो आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि अगर हमें आर और आर डैश के बीच का एंगल फाइंड करना है तो क्या करेंगे? जो पूरा आई प्लस थीटा है उसमें से अगर आई माइनस थीटा को हम माइनस कर देंगे, ध्यान से देखिए, जो हमारा पूरा आई प्लस थीटा है उसमें से अगर हम आई माइनस थीटा को माइनस कर देंगे तो हमें आर और आर डैश के बीच का एंगल मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो क्या करेंगे? तो चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे फाइंड करना है एंगल बिटवीन आर एंड आर डैश। तो एन डैश और आर डैश के बीच का एंगल है आई प्लस थीटा। तो वो जो आई प्लस थीटा है, वो जो आई प्लस थीटा है उसमें से मुझे, ये जो आई प्लस थीटा है उसमें से मुझे आई माइनस थीटा को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। सो आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा। ओके, तो क्या होगा? आगे देखिए, आई प्लस थीटा माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट में, सो माइनस 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 प्लस थीटा। अब यहां पे आप क्लियरली देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि आई आई जो है वो निकल जाएगा, पॉजिटिव आई नेगेटिव आई निकल जाएगा। सो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा? थीटा प्लस थीटा डेट इज 2 थीटा। ओके, तो यहां पे आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि जो आर और आर डैश है, मतलब जो हमारा ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे है और जो न्यू रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 2 थीटा। तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया, हमने ये समझ लिया कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 2 थीटा। क्लियर? तो बहुत सिंपल चीज़ है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1-2 बार से प्रैक्टिस करना है। ओके, और एग्जाम में आपको इसका कोई थ्योरी लिखना नहीं है, तो इसको देख के पैनिक मत होना। हमें सिर्फ एग्जाम में यही याद रखना है कि अगर हम मिरर को थीटा एंगल के ऊपर रोटेट करेंगे तो जो हमारा न्यू रिफ्लेक्टेड रे होगा वो और जो ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 2 थीटा होगा। बस इसके बेस के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो चलिए अब इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो नाउ फ्रेंड्स, चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, इसके ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है।
वो लाइट रे वहां से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, अब वहां पे हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे एक नॉर्मल। ओके, ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो अच्छा, ये जो नॉर्मल है इसको मैं बोलता हूँ नॉर्मल एन। चलिए, क्वेश्चन जो है वो आपके लिए कितने इजी होंगे आपको बस वही समझना है। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में सिर्फ अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अगर आपने मिरर को किसी एंगल के ऊपर रोटेट किया है तो जितने एंगल के ऊपर आपने मिरर को रोटेट किया है उससे डबल एंगल के ऊपर हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बस इतना ही समझना है। लेकिन जो हमने यहाँ पे थीटा से समझा वो हम कुछ नंबर लेके समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो एंगल इंसिडेंट रे है वो और जो हमारा नॉर्मल है दोनों के बीच का जो एंगल है वो मान लीजिए है 40 डिग्री। कितना है? 40 डिग्री। अब बहुत क्लियर बात है फ्रेंड्स, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री होगा सो जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी कितना होगा? वो भी होगा 40 डिग्री। अब यहाँ पे ना आई लिखना है ना आर लिखना है, कुछ लिखना नहीं है, बस लिखना है 40 डिग्री। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, हमारे इस मिरर का जो पोजीशन है वो चेंज कर रहे हैं। हमने मिरर को रोटेट कर दिया। ओके, तो जब मिरर को हम रोटेट कर रहे हैं तो मान लीजिए कि हमने मिरर जो है उसको फॉर एग्जांपल 20 डिग्री के ऊपर रोटेट किया है। कितने डिग्री के ऊपर? 20 डिग्री के ऊपर रोटेट किया है। मतलब मिरर जो अपना एक्चुअल पोजीशन था उससे हमने उसको अब कर दिया है 20 डिग्री ऊपर की तरफ। ओके, तो अब जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे, जो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कितने एंगल के ऊपर चला जाएगा? वो चला जाएगा 40 डिग्री ऊपर। सिंपल, 20 का डबल करना है 40 डिग्री। लेकिन हम इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि 40 डिग्री आंसर कैसे आता है। तो चलिए, मिरर का पोजीशन जो है चेंज हो गया और हमने कर दिया उसको 20 डिग्री के ऊपर। अब ऑब्वियस बात है फ्रेंड्स, मिरर का पोजीशन अगर चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा नॉर्मल है वो भी चेंज होगा। तो हमारा न्यू नॉर्मल जो होगा, अच्छा ये जो लाइट रे है वो अब कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा और जो हमारा न्यू नॉर्मल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, अब बात को ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, जो हमारा ये है हमारा एन डैश न्यू नॉर्मल, तो ओल्ड नॉर्मल एंड न्यू नॉर्मल दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? तो अभी हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स कि अगर थीटा डिग्री के ऊपर आप मिरर को रोटेट कर रहे हो तो उतने ही डिग्री के उतने ही एंगल के ऊपर हमारा नॉर्मल भी जो है वो रोटेट करेगा, क्योंकि दोनों ऑलवेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो जो एन और एन डैश है फ्रेंड्स उसके बीच का एंगल कितना होगा? वो भी होगा यहाँ पे 20 डिग्री। अच्छा, ये हमारा इंसिडेंट लाइट रे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये हमारा आर होगा, ये हमारा आर डैश होगा। चलिए, अब बस हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये जो एंगल है वो कितना होगा, कितना होगा। तो कैसे पता करेंगे? तो सीधी बात है फ्रेंड्स, हमें ये एंगल फाइंड करना है। ओके, अब हमें पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमारा जो न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना होगा। न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये जो रेड कलर का लाइन है वहां से लेके येलो लाइन के बीच का एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। तो बहुत क्लियर है फ्रेंड्स, ये 40 है, ये 20 है, देख पा रहे हैं ना, ये 40 है, ये 20 है, टोटल कितना होगा? ये होगा हमारा 60 डिग्री। अब अगर ये 60 डिग्री है तो इस रेड लाइन से जो न्यू रिफ्लेक्टेड रे है दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा? ऑब्वियसली फ्रेंड्स वो भी होगा 60 डिग्री। तो चलिए मैं आपको इसी एक और कलर से समझाने की कोशिश करता हूं तो थोड़ा आपको और क्लियर होगा। चलिए, ये जो एंगल है ये कितना हो गया? ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। अब आप ही देख लीजिए फ्रेंड्स, हमें अगर ये एंगल फाइंड करना है, ये पूरा 60 है, इतना जो है वो कितना होगा? मतलब कि जो आर है वो और एन डैश जो है दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? तो देखिए, ओल्ड नॉर्मल एन और जो ओल्ड आर है दोनों के बीच का एंगल है 40 डिग्री एंड न्यू नॉर्मल एंड ओल्ड नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है? 20 डिग्री। तो ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स, ये एंगल जो क्वेश्चन मार्क किया है वो एंगल कितना होगा? वो एंगल होगा 20 डिग्री। क्यों? मैंने किया 40 माइनस 20, ये पूरा जो है वो 40 डिग्री है, इतना है 20 डिग्री। सो 40 में से मैंने 20 को निकाल दिया तो मुझे इतना एंगल मिल गया। समझ पा रहे हो? ये पूरा जो है यहाँ पे इतना जो है वो इतना पूरा जो है वो कितना है? 40 डिग्री है, उसमें से मैंने ये जो 20 है निकाल दिया तो मुझे इतना 20 जो है वो मिल गया। अच्छा, ये 20 है, मुझे बस इतना फाइंड करना है तो क्या करेंगे? बस सिंपल बात, 60 में से 20 को निकाल दो। इतना 20 डिग्री है, ये पूरा 60 डिग्री है, मुझे सिर्फ इतना एंगल फाइंड करना है तो क्या करेंगे? 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो थीटा हमने कितना चेंज किया था? 20 डिग्री। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना चेंज हुआ? 40 डिग्री के ऊपर। तो बहुत क्लियर बात है फ्रेंड्स, अगर आप मिरर को थीटा एंगल के ऊपर चेंज करोगे तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा एंगल के ऊपर
रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर? सॉरी, टू थीटा एंगल जितना वो चेंज होगा। क्लियर? तो जो ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे होगा और जो न्यू रिफ्लेक्टेड रे होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? टू थीटा एंगल जितना होगा। तो आपको एग्जाम में सीधा इतना ही पूछा जाएगा कि अगर हम मिरर को 30 डिग्री के ऊपर रोटेट कर रहे हैं तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है वो ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे से कितना डिग्री के ऊपर चेंज हुआ होगा। सो अगर 30 डिग्री के ऊपर आपने मिरर को रोटेट किया है तो वो 60 डिग्री के ऊपर चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में एमसीक्यू में 1 मार्क्स में एनटीएस या फिर ओलंपियाड जैसे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। मतलब अब हमारा मिरर जो है फ्रेंड्स वो स्टेशनरी रहेगा, लेकिन जो इंसिडेंट रे है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हम चेंज करेंगे। कैसे? तो चलिए देखते हैं। पहले स्टेटमेंट को समझिए दैट फॉर अ फिक्स मिरर। देखिए इससे पहले हमने क्या बोला था? फॉर अ फिक्स इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे जो है उसको हमने चेंज नहीं किया था। इंसिडेंट एंगल चेंज होगा लेकिन इंसिडेंट रे का जो पोजीशन है वो पहले वाले केस में हमने चेंज नहीं किया था। इस केस में हम मिरर को फिक्स रखेंगे और जो हमारा इंसिडेंट रे है उसका जो पोजीशन है वो चेंज करेंगे। सो फॉर अ फिक्स्ड मिरर इफ द इंसिडेंट रे बी रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, अगर हम इंसिडेंट रे को थीटा एंगल के ऊपर रोटेट करेंगे, द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स बाय एन एंगल थीटा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, इसके पहले वाले केस में आपको एक बात याद रखनी है कि जिस डायरेक्शन में हमारा मिरर जो है वो रोटेट होगा उसी डायरेक्शन में हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी मूव करेगा। ठीक है? यहाँ पे ऑपोजिट है, मतलब जितने एंगल के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर अगर हम हमारे इंसिडेंट रे को मूव कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है वो भी थीटा एंगल के ऊपर ही मूव करेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा इंसिडेंट रे गया है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आएगा। चलिए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक मिरर है, तो इसके ऊपर एक लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हो रहा है। अब वो लाइट रे यहाँ से क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने बना दिया एक नॉर्मल। अच्छा, चलिए मान लीजिए फ्रेंड्स ये जो एंगल है वो आई है, हमको पता ही है कि ये आई होगा। ये एंगल जो है वो भी क्या होगा? आई ही होगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा इंसिडेंट रे है उसका एंगल हमने चेंज कर दिया, या फिर इंसिडेंट रे जो है उसका पोजीशन हमने चेंज कर दिया। तो ये है मेरा I1, इंसिडेंट रे 1, I1 सॉरी, और ये है मेरा I2। तो जो I1 है और जो I2 है, मान लीजिए फ्रेंड्स दोनों के बीच का ये जो एंगल है वो थीटा जितना है। कितना है? थीटा है। तो हमें स्टेटमेंट ये बता रहा है कि जितना हम इंसिडेंट रे को क्लोज करेंगे उतना ही हमारा रिफ्लेक्टेड रे जो है वो क्लोज आएगा। जितना हम इंसिडेंट रे को दूर करेंगे उतना ही रिफ्लेक्टेड रे जो है दूर जाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बहुत सिंपल बात है फ्रेंड्स कि अगर इंसिडेंट रे थीटा एंगल के ऊपर इस डायरेक्शन में मूव हुआ है तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी थीटा एंगल के ऊपर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। हमने इंसिडेंट रे को इस डायरेक्शन में लेके गए तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि हमें बताया गया है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। और ये एंगल भी जो है वो कितना होगा? ये एंगल भी जो है वो थीटा एंगल ही होगा। कैसे होगा? तो बहुत सिंपल चीज है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे मिरर का पोजीशन हमने चेंज नहीं किया है। अगर हमने मिरर का पोजीशन चेंज नहीं किया है तो मतलब कि जो हमारा नॉर्मल है उसका पोजीशन भी चेंज नहीं होगा। नॉर्मल का पोजीशन चेंज नहीं होगा तो देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये जो एंगल है फ्रेंड्स, ये पूरा एंगल आई है, इतना जो है वो थीटा है। तो बताइए मुझे, चलिए थोड़ा मैं आपको क्लियर करता हूं। ये एंगल जो है वो आई है। अच्छा, अब ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल जो है वो आई है। ठीक है, इतना एंगल जो है वो थीटा है। सो ये ब्लू वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? पूरा आई है, उसमें से थीटा को माइनस कर दो। अब ये अगर आई माइनस थीटा है तो ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स कि ये वाला जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा वो भी कितना होगा? ये भी आई माइनस थीटा ही होने वाला है। ओके, ये जो एंगल है हमारा वो कितना है? आई है। ये पूरा आई है, थीटा को निकाल दिया, उसमें से कितना बच गया हमारे पास? आई माइनस थीटा। ओके, तो जितना हमारा जो इंसिडेंट रे है वो मिरर से जितना, सॉरी जो नॉर्मल है उससे जितना दूर या फिर नजदीक आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी दूर या नजदीक जाएगा।
क्यों? क्योंकि हमें पता है दैट अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और नॉर्मल जो है उसका पोजीशन हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस में चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में भी चेंज आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम जो हमारा इंसिडेंट रे है उसको लेके आए इस तरफ, तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है वो गया इस तरफ, मतलब दोनों गए ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन में गए? क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो रहा है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? कम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस में अगर थीटा जितना अगर हम चेंज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में भी थीटा जितना ही हमें चेंज देखने को मिलेगा। सो नाउ फ्रेंड्स, चलिए इसको अब हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, हमें मिरर का जो पोजीशन है उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ओके, उसके ऊपर एक लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हो रहा है, मान लीजिए ये है हमारा I1। वो लाइट रे जो है वहां से क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये होगा हमारा R1। यहां से हम ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स नॉर्मल, मिरर जो है उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, मतलब कि जो नॉर्मल है उसका पोजीशन भी चेंज नहीं होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो है 40 डिग्री। मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो एंगल है वो है 40 डिग्री इज इक्वल, मैंने यहाँ पे लिख दिया I। तो ये एंगल भी जो है वो कितना होगा? ऑब्वियसली 40 डिग्री भी होगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं R इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो इंसिडेंट रे है उसके एंगल को चेंज करते हैं कि ये हमारा जो लाइट रे है वो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, और ये जो एंगल है, फॉर एग्जांपल चलिए किसी और कलर से करते हैं आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो उसके लिए। तो ये जो एंगल है वो मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास है थीटा, और थीटा का मतलब हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि वो जो है वो 20 डिग्री है। ओके, तो अगर ये 20 डिग्री है तो मुझे ये बताइए कि ये एंगल कितना होगा? ये पूरा 40 है, ये 20 है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? 20 डिग्री ही होगा। अब जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स, हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इतना ही होगा, मतलब कि ये एंगल जो है वो कितना होगा? ये 20 डिग्री होगा। तो मुझे ये बताया कि हमने जो थीटा है वो कितना रखा था? 20 रखा था, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है हमारा? 20 ही आया। सो जितना थीटा डिग्री के ऊपर हम हमारे समझ में आ रहा ना ये बात? यहाँ पे ये अगर 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री ही होने वाला है। ओके, क्योंकि I इज इक्वल टू R ही होगा। न्यू अगर ये I डैश है तो और ये R डैश होगा, तो ये दोनों भी क्या होंगे? एंगल सेम ही होंगे ना। ओके, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ से एक बात देखिए कि जब हमने 20 डिग्री के ऊपर हमारे एंगल 20 डिग्री ऊपर हमारा जो इंसिडेंट रे है उसको हमने मूव किया, तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी 20 डिग्री के ऊपर ही रिफ्लेक्ट हुआ। ओके, तो ये जो एंगल होगा फ्रेंड्स अगेन वो भी कितना होगा? 20 डिग्री ही होगा। क्लियर? तो आपको सिर्फ एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जो इंसिडेंट रे है फ्रेंड्स उसका आपको फिगर बताया जाएगा। बेसिकली क्या करते हैं, अगर आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाना है तो क्या करते हैं, आपको फिगर बना दी जाएगी और एक या दो एंगल आपको गिवन होंगे, शायद एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन होगा और ये जो दो इंसिडेंट रे है दोनों के बीच का आपको एंगल गिवन होगा। ठीक है, तो जितना हमारा ये एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग एंगल हमें मिल जाएगा। ओके, तो बस आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको लेक्चर में समझ में आया होगा, और अगर फ्रेंड्स आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल अद्वैत अचीवर्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, हम प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो आप हमारा एप्लीकेशन अद्वैत अचीवर्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए फ्रेंड्स आप हमारी वेबसाइट advaitachievers.com के ऊपर विजिट भी कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय भारत एंड विद्यार्थी देवो भव।